2021 तो गुजर गया, और अगर हम 2021 को साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान में इकनॉमिक अपतरी के बहुत सारे साइन सामने आते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात रवायती तौर पर अमेरिका से और गल्फ स्टेट से रहे, वो भी कुछ अपतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आज समझना चाहेंगे कि 2022 में अफ़गानिस्तान में जो होना था 21 में वो तो हो चुका, मगर 2022 में ये मामला किस तरफ जाएगा, जबकि तालिबान अब पाकिस्तान के साथ बनी फेंस को भी तोड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के ISPR के मेजर जनरल ने एक तरह से वार्निंग देते हुए कहा कि वो किसी किस्म की वहाँ पर डिसरप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के साथ अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो भी पूरी दुनिया पर असरअंदाज होंगे। ये हैं वो बातें जो हम 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए 2022 में एंटीसिपेट करना चाहेंगे कामरान बुखारी साहब के साथ। मेरे साथ वाशिंगटन से जुड़े हुए कामरान बुखारी साहब। कामरान साहब, नया साल मुबारक हो आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। क्या नया साल पुराने साल की तरह चलता रहेगा या मुख्तलिफ होगा? जी, हैप्पी 2022 टू यू एंड योर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो देखें ताहिर साहब, तारीख ऐसी है कि वो हम कहते तो हैं अपने तौर पे, इंसानी तौर पे, कि भाई एक साल ख़त्म हो गया और अब एक नया साल शुरू हो गया, लेकिन हकीकत में ये तारीख और वक्त जो है ये कंटिन्यूम का नाम है। ना ही वक्त रुकता है, यानी 11:59 पे दिसंबर 31 हर साल में, और ना ही कोई नया बाब शुरू होता है 12 बजे तो यानी 0 आवर पे जनवरी 1 हर साल। तो वो सिलसिले जो पिछले साल के हैं वो अगले साल में जो है ना शुरू हो जाते हैं। ये तो हमारा तरीका है टाइम को मेजर करने का, और एक तरह से हमारे कल्चर का हिस्सा है। लोगों को टाइम मिलता है, छुट्टी होती है, खुशियां मनाते हैं। तो ये एक इंसानी कल्चरल चीज है, लेकिन जहां तक जियोपॉलिटिक्स का ताल्लुक है वो ना रुकी है ना कभी रुकेगी। जब तक इंसान है इस दुनिया के अंदर वो चलती रहेगी। तो 2021 में देखें बहुत सारी चीजें हुई पाकिस्तान को। अगर आप वहां से शुरू करना चाहते हैं गुफ्तगू, तो 2-3 चीजें बहुत अहम हुई। हम जो है वैसे तो मतलब आदाद शुमार में मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ लिस्ट लेके आएंगे कि क्या क्या हुआ, लेकिन मैं हाई लेवल पे, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीजों की निशानदेही कराना चाहता हूँ। तो आई थिंक कि Q1 में जो सबसे बड़ी चीज हुई वो हुआ इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग। आई थिंक कि पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी डायलॉग होना वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले पाकिस्तान ने जो है इस किस्म का कोई भी इवेंट नहीं कराया था जहाँ पे बैनुल अक़वामी माहिरीन आए और उन्होंने अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अपनी बातें की। तो पहली बात तो ये थी, लेकिन उसमें उससे बड़ी बात ये हुई कि उसी डायलॉग में, मार्च में हुआ था, और ये एक तरह से ऑन गोइंग डायलॉग का क़याम हुआ था, जो मैं समझता हूँ अब एक सालाना इवेंट होगा। तो लेकिन जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनका एक बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन 2 बातें जो हैं वो जियोपॉलिटिकली बड़ी जो है वो यूं कहिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव थी, या कम अज कम इस बात की इलामत थी कि जो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो परमानेंट रियासत है, उसके एपेक्स लेवल लीडरशिप जो है वो कम अज कम जो सियासी हुकूमत से हटकर एक रियल पॉलिटिक तौर पे जो है वो पाकिस्तान के हालात को और उसके मसाइल को देख रहे हैं। तो उन्होंने 2 बातें की। पहली बात तो उन्होंने ये की कि इंडिया के साथ हम जो माजी है उसको दफन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरह से किसी आर्मी चीफ का ये बात कहना। और याद रहे कि उसके इर्द गिर्द, मुझे अब वो सीक्वेंसिंग याद नहीं है इस वक्त, लेकिन यह है कि एक सीज फायर भी हुआ LOC के ऊपर, उसके इर्द गिर्द, और ये चीज जो है बैक चैनल में नेगोशिएट हुई, और फिर वो LOC के ऊपर हम उस वक्त से सीज फायर देख रहे हैं। उससे पहले जो है बहुत कशीदगी थी। अगर आपको याद होगा कि 2019 के शुरू में
वो एक डॉग फाइट हुई थी एयर स्पेस में, पहली दफा 71 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स ने फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था। गो के बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात थी। तो मालूम ये पड़ता था कि अब हालात बिगड़ेंगे। लेकिन जो बयान आया और फिर वो एलओसी के ऊपर जो सीज फायर हुआ, उससे पता चला कि मामलात जो हैं वो संजीदगी से पाकिस्तान की जानिब से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि कश्मीर पे जो तनाव है, जो आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया, उसकी वजह से बायलैटरल रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा कशीदगी आ गई थी और अभी भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई वो कशीदगी तो हम शायद दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम जो बॉर्डर के ऊपर जो अपना सीज फायर वायलेशंस हैं वो ठीक उसको ठीक करने की जरूरत है, और फिर स्ट्रेटेजिकली हालात को बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी जो बात जनरल बाजवा ने की, वो शायद उससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो हम इसकी बहस में पढ़ सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, और इसके ऊपर अभी हाल ही में जो है एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी ने डॉन में आर्टिकल भी लिखा था, फिर मैंने एक ट्विटर थ्रेड भी चलाई थी उसके ऊपर। लेकिन उसको उससे कता नजर ये एक बहुत ही मुस्बत बात थी कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है पाकिस्तान की, नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक जो है, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की है। तो ये बातें, जो ये दो बातें मैं समझता हूँ Q1 में बहुत अहमियत का हामिल थे। और मैं समझता हूं कि वो ये उनको जाहिर है जो हालात अफगानिस्तान में बाद में हुए Q3 में जाके, तो वो तो उनको उसकी पेशन गोइंग नहीं थी। लेकिन उनको कम अज कम इतना इल्म जरूर था कि अमेरिका इनखला कर रहा है, और अगर हमने इस वेस्टर्न बॉर्डर को संभालना है तो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ जो टेम्परेचर है उसको कम करना है। तो मैं समझता हूं कि वो बात वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। फिर हम देखते हैं कि Q2 में जो है वो हम उसके एंड पे हम एक और बयान देखते हैं जो ब्रीफिंग हुई, जिसमें DGISI, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा दोनों ने पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी तालिबान के ऊपर। और ये यानी जो अफगानिस्तान में हुकूमत गिरी थी उससे पहले की बात है, ये 1 जून या 2 जून की बात है। तो उसमें उन्होंने एक और बहुत ही अहम बात की कि भाई ये जो अफगान तालिबान है और पाकिस्तानी तालिबान है, पहले इनको गुड और बैड, अगर आपके सुनने देखने वाले जो है याद करेंगे कि जो है ना, हम उनको गुड और बैड जो है पाकिस्तान के अंदर उनको गुड और बैड की तमीज की जाती थी कि जी जो अफगान है वो गुड हैं, जो पाकिस्तानी है वो बैड है। तो उससे हटकर एक नई जो है बयान आया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रेडिकली डिफरेंट बयान आया कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये अफगानिस्तान की हुकूमत गिरने से पहले की बात है। तो जाहिर है उनको भी हालात देख रहे थे, उनकी ISI भी ब्रीफिंग दे रही थी कि भाई जो है हालात कितने खराब हो रहे हैं, तो उसकी तैयारी। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। तीसरी जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो Q3 में हुआ, और वो है अपना तालिबान का बरसर इक़्तिदार आ जाना, और जो इंटरनेशनली बैक्ड रियासत थी उसका जो है वो 9 दिनों में जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जो है उसका खात्मा होना। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा था। और उसके बाद जो अब चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया, कि अब वही जो चैलेंजेस पहले एंटी तालिबान एलिमेंट से थे पाकिस्तान को, अब वो तालिबान एलिमेंट से उनको हो रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जो है वो TTP जो है वो सरगर्म हो गई है, जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको अब खुलकर रेफ्यूज मिल रहा है, और बॉर्डर को रिकग्नाइज ना करने की बात की जा रही है, और वो जो फेंसिंग है उसको भी उखाड़ने की बात की जा रही है। तो वो आई थिंक Q3 में वो सबसे बड़ा था। लेकिन फिर मैं समझता हूँ Q4 में जाके ना, आई थिंक ये Q4 की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो कशीदगी हमने सिविलियन हुकूमत की, यानी हाइब्रिड रेजीम को हमने, वो कहते हैं कमिंग अपार्ट एट द सीम्स होते हुए देखा, जिसमें वो उस वक्त हुआ कि जब जनरल बाजवा ने कई महीनों की जो है काविश के बाद ये कोशिश की कि नए DGISI का तकर्री की जाए,
जो नदीम अंजुम जो इस वक्त DGISI हैं, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस शो की इमरान खान ने, जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे हुकूमत में आए थे, कम से कम उनसे ये तवक्को नहीं लोग कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये हुआ। और उसके बाद से अब जो है फिर मईशत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदतदरीज चारों क्वार्टर्स में जो है वो ख़राब हुई। और अब ये है कि बात हो रही है कि किसी तरीके से कि ये इमरान खान की हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती, शायद अपना वक्त निकाल ले, शायद ना निकाले, लेकिन ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था हाइब्रिड रेजीम का, या ये जो पूरा जो एक थीसिस या थ्योरी थी या जो एक्सपेरिमेंट था, वो फ्लॉप हो गया। और अब हम उसकी भी वो कोर्स करेक्शन होते हुए उसकी हमें इशारे मिल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब इससे अपने आप को एक्सट्रिकेट करने की कोशिश कर रही है। मैं यही रुकता हूँ, माजरत चाहता हूँ, बहुत लंबी हो गई इब्तदाई कलमात। नहीं, आपने बड़ी अहम बातें की, और चारों क्वार्टर के हवाले से पाकिस्तान में जो बड़े अहम वाक़यात हुए उसका एक तरह से मैं ख़ुलासा भी दिया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कामरान बुखारी साहब, आप 2022 में पाकिस्तान को किस तरफ जाता देखते हैं, ख़ास तौर पर दो एंगल से? एक तो ये कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल ख़राब हुई, जिसका मैंने शुरू में इशारा किया, वो क्या बेहतरी के कोई इम्कानात हैं? और दूसरा मैंने इशारा दिया था कि पाकिस्तान के तल्लुकात अपने दो बहुत ही अहम साथियों से, यानी अमेरिका से और मिडल ईस्ट से, वो नहीं रहे जो हुआ करते थे। क्या उसमें कोई बेहतरी का इम्कान है? इन दोनों बातों को आप कैसे 2022 में देखते हैं? जी, मैंने भी हाल ही में जो है किसी और प्रोग्राम में किसी पाकिस्तानी चैनल पे ये बात की, तो वो मैं आपके शो में आपके नाज़रीन के लिए भी जो है मैं दोहराऊंगा कि देखिए, ये एक डिज़ाइन फ्लॉ का नतीजा है। जो मैंने बातें अभी शुरू में कही कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक मजीद रैशनलाइज करना चाह रही है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को, लेकिन जो जिनके ऊपर वो इन्हिसार कर रहे थे, यानी जो हाइब्रिड रेजीम का निज़ाम था, वो उसको काउंटर एक्ट कर रहा है। यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात और उनको हुकूमत में लाना, वो उन अहदाफ से, जहां पे रियासत के जो परमानेंट इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसके जिस तरीके से वो नेशनल सिक्योरिटी को देख रही है, उसमें बहुत इख्तलाफ है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बात अब सबके सामने है कि जो है इस हुकूमत के दौर में, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में, हालात ना सिर्फ अमेरिका से खराब हुए, सऊदी अरब से भी खराब हुए, और मुल्कों से भी खराब हुए, यानी चीन के साथ भी कुछ हालात खराब हुए, तो और भारत के साथ तो कशीदगी थी। तो आई थिंक कि जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आगे चल के सॉल्व करना है। पाकिस्तान की मईशत, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो इतनी खराब कभी भी नहीं थी। आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लें तो उसके लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी तारीख में कभी नहीं। अब ये कैसे ठीक होगा? तो 2022 में बहुत ही, जिसे कहते हैं, मुश्किल फैसले करने हैं इस्लामाबाद को, हुकूमत को, लेकिन ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो कड़वे घूंट पीने हैं, वो जो जिसे कहते हैं कि अपना बहुत सारे मुबस्सरीन जो है उसको बेल्ट टाइटनिंग कह रहे हैं, या रेडिकल जो है डिसीजंस कह रहे हैं, तो वो एक ऐसी जो गवर्नमेंट है जो अनपॉपुलर हो चुकी है, जो गैर मकबूल हो चुकी है, वो नहीं ले सकती। तो आई थिंक कि जो है इसी वजह से कोई दोबारा से इलेक्शन की बात हो रही है। क्या वो होते हैं? मैं एक ऐसे कारोबार में हूं कि जहां मैं इलेक्शंस के ऊपर जो है वो कोई पेशन गोइंग नहीं करता, क्योंकि वो वो ऑलमोस्ट जो है वो क्रिस्टल बॉल में देखने वाली बात है, क्योंकि उसमें इतने वेरिएबल्स होते हैं। इवन पोलस्टर्स जो है उनसे गलतियां हो जाती हैं, जो प्रोफेशनल पोलस्टर्स हैं, और मैं नहीं हूं, तो मैं उससे गुरेज करूंगा। लेकिन ये है कि इतना जरूर कहूंगा कि जो हालात हैं उसमें नए इलेक्शंस 2022 में हो सकते हैं, बल्कि मैं यूं समझूंगा कि जरूरत है उनकी। अब क्या वो एक्चुअली वो जितने कुल पुर्जे हैं जिनको मिलकर एक नया इलेक्शन बनाना है, क्या वो अपनी जगह बैठेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे एक नया इलेक्शन? ये कहना जरा मुश्किल है, और ये कहना तो और भी मुश्किल है कि वो कब होगा।
और किस सूरत हाल में होगा। लेकिन यह है कि ये जो स्टेटस को है ये अनटेनेबल है, ये नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें देखें महंगाई कितनी हो चुकी है, आवाम में जो ना गुस्सा कितना है, और अब आईएमएफ की तरफ से एक डील चाहिए, और आईएमएफ जो है वो बहुत सख्त किस्म के जो है वो टर्म्स क्या नाम है इम्पोज करेगा, या कम से कम डिमांड करेगा, और उनमें से कुछ चीजों पर शायद आगे पीछे सौदाबाजी हो सके, लेन देन हो सके, नेगोशिएट हो सके, लेकिन ज्यादातर जो है मजमूई तौर पे ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, और वो चीज फिर अवाम को हजम नहीं होगी। अब ये चीज अवाम इसको कैसे बर्दाश्त करेगी, उसके लिए आपको ना सिर्फ एक मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए, एक ऐसी हुकूमत कि जो अवामी हो, जिसका जो है जो एक रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन या एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इक़्तिदार में आई हो, और फिर वो हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर, जो कि इस हुकूमत ने काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब तो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं ना, कि वो मैं जो हूं वो फरिश्ता हूं और जो अपोजिशन है वो चोर डाकू है। तो उनका ये नैरेटिव ने जो है उनको अपोजिशन से काम करने नहीं दिया। लेकिन जो हुकूमत भी आएगी अब आने नेक्स्ट, उसको अपोजिशन को साथ लेके चलना होगा, तभी अवाम को आप जो है साथ लेके चल सकेंगे, और वो मुश्किल फैसले कर सकेंगे, और अवाम से आप ये कह सकेंगे कि भाई आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और इस वक्त इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने आप को फाइनेंशियली जो है इस दलदल से निकालना है। तो ये मैं समझता हूं 2022 में होगा। हाँ, और क्या हो सकता है, द स्काई इज द लिमिट, गड़बड़ तो पाकिस्तान में जो है आपको पता है वो बताए बगैर आ जाती है। जी देखिए, 2021 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्रेसिडेंट जो बाइडन की फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहा। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं, इसका इजहार पाकिस्तान के एनएसए भी अपने एक इंटरव्यू में कर चुके हैं, गिले की सूरत में। 2022 में कुछ राब्ते बनने का इम्कान है उस हायर लेवल पे? आई थिंक कि वो हायर लेवल पे जरूर होंगे। आई थिंक ये जो है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक वेट एंड सी की गेम कर रही, क्योंकि आई थिंक कि जब हमारे जैसे एनालिस्ट और जो है लोग अगर ये जानते हैं कि इमरान खान जो है उनमें स्टेइंग पावर नहीं है, वो एक उनकी हुकूमत एक फ्लीटिंग मोमेंट है, तो अमेरिका तो फिर इसको बखूबी जानता होगा, क्योंकि वो तो रोजमर्रा की डीलिंग है। तो लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगा कि अगर वजीर आजम इमरान खान की और सदर जो बाइडन की जो है वो नई बात हुई या नई मुलाकात हुई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक अलामती चीज होती है। वैसे भी जो रियासत के इदारे हैं इधर वाशिंगटन में और उधर इस्लामाबाद पिंडी में, वो एक दूसरे से काम कर रहे हैं, चल रहा है मामला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ कई दफा मिल चुके हैं अपने हम मनसबों से, यहाँ आए थे अपना वाशिंगटन में, उनकी मुलाकातें हुई थी, उनको यहाँ अच्छी खासी पजीर आई हुई थी। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि जो दुनिया का काम है, कारोबार है, वो चल रहा है। हाँ, इस हुकूमत के साथ कुछ उस तरीके से गर्मजोशी के साथ वो हालात अभी नहीं बन रहे, क्योंकि एक तो अभी अमेरिका जायजा ले रहा है कि ये जो इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, इसमें अब हम क्या करेंगे। अभी पिछले हफ्ते एक स्टोरी आई थी कि जिसमें जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऑफ ऑल द प्लेसेस के जो है कॉन्ट्रैक्टर्स ने कितना पैसा बनाया। तो यहाँ तो अभी जो है एहतसाब हो रहा है, और जो है एक इंट्रोस्पेक्शन हो रही है, और जायजा लिया जा रहा है। तो अब जब तक वो प्रोसेस मैच्योर नहीं होता, तो मजीद किसी किस्म के जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे नए सिरे से रिश्ते उसवार करना, बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ, वो तो उसको वेट करना पड़ेगा। मतलब वो अभी हम वहां नहीं पहुंचे। फिर देखना है कि चीन के साथ क्या हालात बैठेंगे, और फिर उस हिसाब से फिर पाकिस्तान के और जो है ना अमेरिका के जो अपना लेन देन है वो बढ़ेगी, और वो मजीद इस मोड़ से आगे बढ़ेगी। लेकिन यह है कि आप ये भी देख लें कि जो पाकिस्तान के जो आईएमएफ का पैकेज है, और उसको अमेरिका के आशीर्वाद की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान में लेन देन नहीं हो रही। हाँ, उस लेवल की नहीं हो रही कि जो मतलब फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको ये कह सकें कि हालात बहुत अच्छे हैं, और वजीर आजम जो है ना ये जाके
अपने वोटर से कह सकें कि देखें ये मैंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन वो जिंदगी का जो कारोबार है वो रुका हुआ नहीं है। आपने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया। हमने पिछले साल, आपने और मैंने, अफ़गानिस्तान के हालात पे ख़ास तौर पर 15 अगस्त के बाद, तालिबान के कब्ज़े के बाद काफ़ी बातचीत की। 2022 में, यानी अभी जो साल चढ़ा है, इसी आगाज़ से आगे आने वाले महीनों में तालिबान की क्या कोई सूरत बदल सकेगी? क्या उनको पैसा अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से मिल सकेगा? क्या पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो अब कशीदगी हमें देखने को मिल रही है, क्या इसमें इजाफा होगा? ये सारे जो हालात हैं, आपको आने वाले महीनों में कैसे दिखते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, और हम एक ऐसे वक्त में हैं कि जहाँ शदीद सर्दी है और जो है वहाँ पर आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्राइसिस है लोगों के लिए। खाना पीना, छत, जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मतलब कपड़े लत्ते, ये दवाइयाँ, और फिर कोविड ओमिक्रॉन जो वेरिएंट चल रहा है, इन सारे हालात में वो जो है ना, माई हार्ट गोज आउट टू द अफगान पीपल। वो बेचारे बदनसीब हैं कि उनके ऊपर जो है ना इस तरीके से तालिबान आ गए एक ऐसे बड़े मुश्किल वक्त में, और उनको बड़ी मुश्किल का सामना है। और दुनिया इसको समझती है, आलमी बरादरी इसको समझती है, मगरबी ममालिक, जो वेस्टर्न अलायंस है इसको समझता है। इसी वजह से जो है ये मसला जो है ना वो ये है कि अगर तो ये जो जहाँ एक कुछ मफरूजे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनको अनपैक करना चाहूंगा। एक, जो इस पे ऊपर कोई दुनिया का बंदा एतराज नहीं कर सकता कि जी अफगान अवाम की मदद करनी, इस पे तो मैं नहीं समझता कि किस कोई दो राय है। सवाल ये होता है कि कैसे करनी, और क्या उसका दारोमदार तालिबान की हुकूमत के साथ जो है वो बगलगीर होना, उसका उसकी रिकग्नाइज करना, या उसके साथ पींगे बढ़ाने के साथ ताल्लुक है, मैं नहीं समझता। देखें, यूएन के इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है जिसका जो है कई दिहाइयों के एक्सपीरियंस है कि जो है जहाँ जब कभी भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है वहाँ के लोगों को इमदाद कैसे पहुंचाई जाए, तो वो हमारे पास मैकेनिज्म है। और हम क्या, तालिबान जो हैं वो ये कहने के पोजीशन में हैं, उनको क्या अपनी आवाम को भी तो जवाब देना है ना, कि वो ये कहें कि नहीं आप पैसा हमें ही दें और हम जाके फिर इन लोगों को खाना खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज, दोनों चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, और जोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो है होगा ये, और ये इसके ऊपर मैं लिख भी चुका हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कहना कि वो जो पैसा जो फ्रोजन है या जो भी इमदाद मजीद देनी है वो तालिबान की हुकूमत को ना दी जाए, वो बराह रास्त दी जाए। और अगर तालिबान रोकते हैं तो वो बुरे बनेंगे, ठीक है, और वो जानते हैं कि वो बुरे बनेंगे, और इसलिए वो रोकेंगे नहीं हमें, यानी हमें से मुराद इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो अगर आप उनको वो पैसा देंगे तो बेसिकली ये है कि वो कुछ पैसा तो लगाएंगे जो है उसके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, और बहुत सारा वो पैसा जो है वो अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, अपनी रेजीम को मुस्तहकम करने के लिए वो लगाएंगे, जिसमें वो इस वक्त वो अपनी फौज की तरतीब दे रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरतीब दे रहे हैं, अपनी पुलिसी निज़ाम को जो ना कर रहे हैं, यानी जितने कोअर्सिव अपैरेटस हैं रियासत के, उनको वो री कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो पैसा, वो उसमें से कुछ पैसा वो लगाएंगे फलाह बहबूद, जो मतलब जो इमीडिएट जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, लेकिन बहुत सारा पैसा वो इस तरफ डाइवर्ट करेंगे। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही हमें अफोर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास रास्ता है। हम एनजीओज के थ्रू, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और हमारे बहुत सारे एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं। काजाख्स्तान है, क्योंकि वहां पे भी हालात अब कुछ जो है ना खराब हो रहे हैं, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के थ्रू तो जाया जा ही सकता है, कि जिनके थ्रू आपको ये जो क्राइसिस है इसको एड्रेस करने के राउट्स हैं, चैनल्स हैं। तो खुदारा जो है रिकग्निशन को और तालिबान की हुकूमत को उनके पैसे देने को कन्फ्लेट मत कीजिए,
उन गरीब आवाम को अपने की इमदाद करने के साथ, वो दोनों सेपरेट इश्यूज हैं। देखिए, अभी आपने चीन का जिक्र भी पीछे किया। 2021 में चीन के साथ अमेरिका की नई हुकूमत की ठन गई। पिछली हुकूमत की भी ठनी हुई थी, लेकिन इस हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ली और कहा कि हम ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे और जो आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं या जो आपका ट्रेड का तरीक़ाकार है, उसको हम इस तरह तस्लीम नहीं करते। अमेरिका की इसी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो बैड रिलेशनशिप है वो रशिया के साथ भी चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन पे कब्ज़ा करने की नीयत रखे हुए है और उधर चीन के साथ अमेरिका की ज़ुबान सख्त से सख्त होती चली जा रही है। अभी आज ही जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टोनी ब्लिंकन ने चीन और रूस दोनों के बारे में बहुत सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। यानी 5 जनवरी को उन्होंने ये मौक़िफ़ एक बार से फिर दोहराया है। आइंदा आने वाले महीनों में चीन के साथ अमेरिका का नाता और रूस के साथ तो नाता बड़ा सख्त नज़र आ रहा है। आपको कैसे ये दोनों रिलेशनशिप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रिलेशनशिप का तल्लुक पाकिस्तान के साथ भी जुड़ता है, जिस पर हम बात थोड़ी आगे चलकर करेंगे। जी देखें, उसमें जाहिर है रेट्रिक तो जो है वो बहुत शार्प होगी। एक तो ये है कि वो जो इस वक्त जो हालात हैं जियोपॉलिटिकल, उनकी ज़रूरत भी ये डिमांड करती है कि आप रेट्रिक को शार्प रखें। फिर कुछ सियासी जो है ना वजूहत भी हैं। 2022 में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, और जो सदर जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास इस वक्त एक जो है वो बड़ी थिन मेजॉरिटी है कांग्रेस के अंदर, और वो नहीं चाहती कि वो उसको लूज कर जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में। तो हमें उस तरीके से भी इसको देखना है। फिर ये है कि देखें, रूस को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। मेरा कल शाम को ही जो है एक मजमून आया है यूक्रेन के हवाले से, कि देखें, हम चाहे कितना भी चाहें यूक्रेन का जुग्राफिया नहीं बदल सकते। यूक्रेन हमेशा पड़ोसी रहेगा रूस का, और यूक्रेन जो है वो रूस के लिए तमाम दुनिया में को अगर ले लिया जाए तो उसमें सबसे अहमियत का हामिल वो एरिया है जो जिसको हम यूक्रेन कहते हैं। वो जो जमीन का खित्ता है जिसको हम यूक्रेन कहते हैं, वो रूस के लिए सबसे अहमियत का हामिल है तारीखी तौर पे और स्ट्रेटेजिकली। क्यों? क्योंकि वहां से जो है उस पर हमले भी हुए हैं, और ये वही रास्ता है जिसके थ्रू वो अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको परसू कर सकता है पूरी दुनिया के साथ, बिलखसूस मगरबी दुनिया के साथ। तो रूस पंगे लेता रहेगा, लेकिन अब इसका हल ये नहीं है। मैंने अपने मजमून में ये आर्ग्यू किया कि इसका हल ये नहीं है कि आप जब वो फौजें ले आए फिर आप भी फौजें भेज दें और आप जो है बयानबाजी करना शुरू कर दें। आज टोनी ब्लिंकन है तो कल कोई और होगा, क्योंकि ये जरूरी है, लेकिन ये इनफ नहीं है। मैंने आर्ग्यू ये किया है कि देखें, फोकस अपना पूरा डालिए कि यूक्रेन को किसी तरीके से एक पायदार रियासत बनाए, जो कि हम अफगानिस्तान में नहीं कर सके। तो पायदार रियासत तभी बनेगी जब आप हकीकत में देखेंगे। वहां पे भी हमने वार लॉर्ड करके करप्शन करके तो हमने जो है वक्त जाया कर दिया। ना हम करप्शन सॉल्व कर सके, ना हम वार लॉर्ड्स को सॉल्व कर सके। यहाँ पे भी हम कहते हैं जी ओलिगार्क्स के जी जो है जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो इस मुल्क में जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, और वो करप्ट हैं, और वो ये हैं वो हैं। तो यार वो हकीकत भी है ना दुनिया उसी की। बात यह है कि आप काम जो है इस इस्लाह का काम वहां से नहीं शुरू करते जहां आप जो है पहुंचना चाहते हैं, बल्कि इस्लाह का काम वहां से शुरू होता है जहां आप हकीकी तौर पे खड़े होते हैं। हकीकत यह है कि रूस में सॉरी यूक्रेन में ओलिगार्क्स की वो एक अजारादारी है, और वहां की इलीट एक दूसरे से लड़ती है, और जो है वो फैक्शनल स्क्वाबल्स हैं, करप्शन है। तो उसको ठीक करना है ना। तो ये मैं आर्ग्यू कर रहा हूं कि अगर आप उस पर फोकस करें, क्योंकि उनके पास वो जहां एक दूसरे से लड़ते हैं वो एक बात पे मुत्तफिक हैं कि रूस से बचना है, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो आपके देखने और सुनने वाले मेरा मजमून पढ़ सकते हैं, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा।
तो कहने का मकसद ये है कि रूस इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हम बना लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रेटरिक जो है फिर वो इट टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड वी गेट कैरिड अवे विद इट। ये रूस जो है जारहाना तरीके से काम नहीं कर रहा, ये डिफेंसिव तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रूस जो है वो एक वीकनिंग पावर है बाय ऑल मेजर्स। तो वो ये इसलिए कर रहा है कि एक तो सैंक्शंस हटाए गए, वो वही प्ले बुक है जो ईरान की है, वो वही प्ले बुक है जो नॉर्थ कोरिया की है। तो हमें जरा रूस को थोड़ा सा अलग करना है चीन के साथ, इनको कन्फ्लेट नहीं करना। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन को भी हमें रियलिस्टिकली देखना है। चीन जो है वो टार्जन की तरह जो है अपना सीना जरूर पीट रहा है बैठ के कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और हम ये कर रहे हैं, और हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुके हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त उनको बहुत सारे मुश्किलात हैं। अगर वो आप फाइन प्रिंट पढ़ें, ठीक है, जो वो खुद ही शाया करते हैं, तो कुछ हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमें ये कहना कि हाँ भाई ठीक है जीडीपी ग्रो हुई है, लेकिन जीडीपी अब डिक्लाइन कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही है। अगर आप संजीदा तौर पे, जो लोग चाइना फॉलोअर्स हैं, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, जो कि मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूं, कि जो संजीदगी से इसके ऊपर जो ना देखते हैं, बजाय इसके कि सतही तौर पे या न्यूज साउंड बाइट्स या हेडलाइंस के ऊपर जो है अपनी राय बनाई जाए। हमें जरा उसमें मजीद डिग डीप करने की जरूरत है। चाइना उतनी बड़ी बला नहीं है जितना कि हम समझते हैं। वो है, चैलेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ना आसमान गिर पड़ा है या जमीन फट पड़ी है। हमें इसको संजीदगी से लेना है। और आई थिंक कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरत है थोड़ी संजीदगी की, और सियासत को यानी पॉलिटिक्स को पॉलिसी मेकिंग से अलग करने की जरूरत है। मुश्किल काम है, क्योंकि बिलाखिर एक जमहूरी हुकूमत एक सियासी हुकूमत होती है, उसको वोट भी लेने होते हैं। फिर यह है कि यहाँ कांग्रेसमैन हर 2 साल के बाद री-इलेक्ट होता है, सेनेटर्स हर 6 साल के बाद होते हैं, सदर हर 4 साल के बाद होता है। तो वो है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन चैलेंज ये है कि आप अपनी सियासत को और अपने जो नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स हैं उनको अलग अलग रखें। ये जो अफगानिस्तान में जो है वो हुआ है, ये बड़ी नालायकी थी ट्रंप इंतजामिया की, कि जो है उन्होंने सोचा कि यार ये ना 2022 के इलेक्शन से पहले अगर हम ये रैप अप कर देते हैं तो विन विन सिचुएशन है। तो वो उस टाइम टेबल से चल रहे थे। उनको ये नहीं पता कि जो है वो टाइम टेबल तालिबान के हक में था, हमारे हक में नहीं था। तो बड़ा जरूरत है पॉलिटिक्स को पॉलिसी मेकिंग से डिसएंटेंगल करने की। आपने कहा कि ज़रूरत है इस बात की अमेरिका में पॉलिटिक्स को पॉलिसी मेकिंग से अलहदा करने की, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन का निज़ाम है इसमें बहुत मुश्किल भी होता है, वोट लेने होते हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चीन के साथ जब हम मामलात अमेरिका के देखते हैं और हत्ता कि वेस्टर्न वर्ल्ड के देखते हैं, तो वो नहीं रहे, या उन्होंने चीन को जिस तरह की छूट दी हुई थी वो छूट अब वो नहीं देना चाहते। ये बात तो पॉलिसी मेकिंग में आपको नजर आती होगी। जी जी बिल्कुल आती है। देखें, वो प्रॉब्लम ये है कि, और ये मेरे उस्ताद जॉर्ज फ्रीडमैन जो है उन्होंने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरती से जो है इसका बयान किया है। किताब का नाम है द स्टॉर्म बिफोर द काम। तो वो उन्होंने 2020 के शुरू में जो है पब्लिश की थी, 2000 लेट 2019 में। तो 2020 का जो है ना वो एक फोरकास्ट है कि 2020 दुनिया में कैसा होगा, अमेरिका कहाँ होगा। तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो रियासती ढांचा है, जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो उस तरीके से अभी मैच्योर नहीं हुई कि जिस तरीके से एक सुपर पावर को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मासलत की बरतानिया के साथ, माजी के बरतानिया के साथ, कि जब हालात जो हैं वो ऐसे थे कि जो है वो कहा जाता था कि जी द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो जाहिर है वो अमेरिका एक कॉलोनियल पावर नहीं है, लेकिन एम्पायर तो है दुनिया में। सुपर पावर अगर आप होंगे तो आप एम्पायर होंगे। आपको अपने रियासती ढांचे को रिएक्टिव नहीं रखना, रिएक्ट नहीं कर सकते। अभी 20 साल हमने एक रिएक्शन में से जो ना हम रिएक्टिव मोड में रहे हैं, क्योंकि 9/11 ने ट्रिगर एक दौर वो 20 साल चला लगभग। अब यह है कि अब हम चाइना के दौर में हैं। तो हमने अब माजी की गलतियों से हमने सीखना है कि चाइना को हमने देखना है कि भाई प्रोपोर्शनेटली, कि भाई वो क्या है क्या नहीं है।
बड़ी हाइप है जी कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो उसको रोकना है। चाइना जो है वो स्पेस में जा रहा है, चाइना अपनी नेवी बना रहा है, चाइना जो है उसकी इकोनॉमी बढ़ चुकी है। तो ये सारी बातें हकीकत हैं, लेकिन हकीकत जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है, और उसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होके तो हम रिएक्ट नहीं कर सकते। बैलेंस की जरूरत है, जहां आपने जो है वो जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस भी नहीं शो करनी, कि ये भी नहीं आप कहें कि अच्छा यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बाद में पता चला कि मामला और खराब हो गए। एक तरफ ये जरूरत है, दूसरी तरफ जरूरत है कि जो है वो एक्सेसिव जिसे कहते हैं रिएक्शन से भी गुरेज करने की जरूरत है। तो हालात को उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट में अब हम एक ऐसे वक्त पे आ चुके हैं कि जहां एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अमेरिका की रियासत को ये जो निज़ाम है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट अब चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में एस्टेब्लिश हुआ था ये पूरा सिस्टम, ठीक है। अब इसको 70-80 साल होने लगे हैं। तो 70-80 साल के बाद वो हालात बदल चुके हैं, अब इसको इवॉल्व होना है। और मैं समझ रहा हूं कि ये जो दिहाई है 2020 की, ये एवोल्यूशन की है। एटलीस्ट जो मैं समझाऊं, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो एनालिस्ट बुजुर्ग हैं, वो हमें जो समझाते हैं, सिखाते हैं, उनके मुताबिक, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, तो वो तो हमें यही बताते हैं कि एवोल्यूशन है। अब वो एवोल्यूशन कैसे होगी, कितनी जल्दी होगी, वो तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब तक ये ऐसा ही है कि जैसे एक किसी शख्स को कोई बीमारी है और उसको कोई इलाज होना, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में वक्त लगेगा। और जब तक ठीक होता है तो वो कंप्लेन करेगा कि मुझे तकलीफ है, मुझे ये है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। अमेरिका का भी इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, एक एवोल्यूशन से गुजर रहा है। तो एनीवे मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके सुनने और देखने वालों के लिए। उनको चाहिए कि वो पढ़ें, उस किताब का नाम फिर से है द स्टॉर्म बिफोर द काम। कामरान भाई साहब, पाकिस्तान के साथ जो चीन के रिश्ते नाते हैं वो बहुत गहरे हैं, और कहा जाता है कि उन दोनों की दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची और समुंदरों की गहराई से ज़्यादा गहरी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें नज़र आता है कि अब सी पैक कोट अनकोट जैसे पैक पड़ा हुआ है, और चीन को बहुत सारे गिले हैं कि पाकिस्तान तो उनका इंटरेस्ट भी जो छोटी छोटी रकमों पे है बनता है वो देने की पोजीशन में नहीं। लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन के 25 तैयारे भी दे दिए, जाहिर है वो भी कर्ज पे ही दिए होंगे। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की दास्तानें एक तरफ, ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरफ, मगर वर्किंग रिलेशनशिप भी तीसरी सतह पे चलता रहता है। और पीछे प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की कि भारत के लिए इन दोनों कंट्रीज़ का जो आपस में तल्लक है LOC और LAC पर, ये मसला बन सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को आप 2022 में या आने वाले महीनों या सालों में कैसे देखते हैं? जी देखें, यहाँ पर जो है स्टेट क्राफ्ट की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली स्टेट क्राफ्ट एक ऐसा स्किल सेट है जो कि पाकिस्तानी जो स्टेट्समैन है या जो क़यादत है अस्करी और सिविलियन, उसने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की, कम अज कम अनकरीब माजी में। यानी ये जो मतलब पुराने जमाने में 60s में 70s में हमने वो स्टेट्समैनशिप देखी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 71 की जंग, वो जो कि बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, उसके बाद शिमला अकॉर्ड किया। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी इंडिया के अंदर, एक शिमला अकॉर्ड हुआ और जो है आगे लेके चले। तो ये हमने, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हितात इतना हुआ है गुज़श्ता कई दहाइयों में कि वो क्वालिटी ऑफ माइंड एंड एनालिसिस एंड लीडरशिप नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नहीं है, वो पॉवर्टी ऑफ थॉट है, कि जिसकी वजह से ये हो नहीं सकता। और यहाँ मेरा इशारा जो है वो ये है कि देखें, ये शायद बात मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ, लेकिन जो है हमारे इदारे न्यू माइंड्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ने 2020 के अंदर इस पे हमने एक वेबिनार किया था। तो इस पे हमने लिखा भी बहुत कुछ है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली सैंडविच्ड है।
ये एक कुदरती बात है, क्योंकि चीन पड़ोसी मुल्क है, अमेरिका सबसे बड़ा आपका एलाय है, और आपकी जितनी ज़रूरियात हैं वो अमेरिका और जो है ना मगरबी अलायंस से होती हैं। अब पाकिस्तानी रियासत के लोगों जो रियासत के जो अहदेदार हैं उनको इसको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस हो नहीं पाता। हम कभी बहुत डीप अमेरिका की पॉकेट में चले जाते हैं, कभी बहुत, फिर हम कहते हैं नहीं, विड्रॉल करते हैं हमें कि नहीं नहीं यार ये गलती होगी, अब चीन के साथ चले जाओ। तो ये जो पेंडुलम हार्ड स्विंग होता है, ये थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी नाअहली और नालायकी का जो है ना अलामत है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कभी इधर तो कभी उधर। बैलेंस का मतलब ये है कि आप ये देखें कि आपकी जरूरियात क्या है। ज्यादातर जरूरियात तो आपकी मगरब से जुड़ी हुई हैं, तो आप उस तरीके से फिर अपने रिलेशनशिप को चाइना के साथ लेके चलें। ये आसान नहीं होता। देखिए, वो काजाख्स्तान में आजकल हालात खराब हैं, लेकिन काजाख्स्तान ने जो है वो गुज़िश्ता 30 सालों में, उनकी उस मुल्क की उम्र ही 30 साल है सिर्फ, 30 सालों में उन्होंने एक चीज जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का। उसका मतलब यह है कि भाई आप तरह तरह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिनकी आपस में नहीं बनाती। और काजाख्स्तान वो वाहिद मुल्क है, वाहिद तो नहीं, 1 of 3 है, कि जो दुनिया में जिसका बॉर्डर रूस से भी बहुत बड़ा है और चीन से भी बहुत बड़ा है। दोनों तरफ लंबे बॉर्डर है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत करीब के हैं। तो तीन बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात को कायम रखना और उनको बैलेंस करना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। और मैं समझता हूँ काजाख्स्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये किया जा सकता है। इसके लिए स्किल की जरूरत है, ये कोई जादू की छड़ी या बयानबाजी या इस तरह की नहीं। हम बयानबाजी में पाकिस्तान में हम बहुत आगे हैं, लेकिन संजीदा तौर पे जो है एनालिसिस का एक फुकदान है। तो इसको देखने की जरूरत है कि भाई अमेरिका को भी लेके चलना है, चीन को भी लेके चलना है। अब उनकी आपस में लड़ाई हो रही है तो हम कहाँ हैं? और ये वही मुल्क है, मैं जो हूँ अपना याद दिलाना चाहता हूँ खासतौर पे अपने पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को कि भाई देखें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान जिसने निक्सन इंतजामिया के दौर में सीक्रेट जो है ना जो नेगोशिएशंस थे, जो हेनरी किसिंजर ने जो ना किए थे अपना चीन के साथ, और जब चीन के साथ हालात नॉर्मलाइज हुए थे अमेरिका के साथ, उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। तो अगर वो जनरेशन कर सकती थी, अब डिप्लोमेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड व्हाट नॉट, तो ये भी कर सकती है। वो कोई वो मतलब उनको कोई वो जादू की छड़ी ना उनके पास थी, और ना ही जो मौजूदा लोग हैं उनके पास नहीं है। स्किल की बात है, तो आपको स्किलफुली लेके चलना है। मसला ये हो चुका है कि वो जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो चल रही है ना पाकिस्तान में, वो आउट ऑफ सिंक है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स के साथ। आप ये खुश हो जाते हैं हमारे लोग के जो है ना, हमारे डू मोर के बाद एक ऐसा वजीर आजम आया है। अमेरिका कहता रहता था डू मोर, 20 साल डू मोर कहता रहा, अब आया हमारा शेर इमरान खान, उसने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। इसी पे हम खुश हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि वो ये नहीं समझते कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अपना साइज देखें, उनका साइज देखें। और फिर ये चाइना भी, हम चाइना जो है वो हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है और पता नहीं क्या है, ये बातें बहुत अच्छी हैं, कीजिए, मगर वो अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज डोंट ड्रिंक योर ओन कूल एड। तो वो आप मत कीजिए, और जो है फिर देखेंगे कि आप भारत के साथ भी ताल्लुकात जो है ना मैनेज कर सकेंगे, आप अफगानिस्तान के साथ भी कर सकेंगे, सबके साथ कर सकेंगे। ये एक हुनर है, मतलब ये ऐसा ही है कि जो है किसी को अगर गाड़ियों की जो है वो मुमासलत की जाए, तो कुछ मुल्क हैं कि जो बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, कुछ मुल्क हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं बनाते। तो एक कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन में पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए पढ़िए उस कंपटीशन में, और आप अपने हालात को बेहतर कीजिए, क्योंकि आप ही अपने मुल्क को संभालेंगे। आपने कहा कि ये एक हुनर है कि आप मुख्तलिफ तरह से सोचने वाली रियासतों के साथ कैसे बैलेंस रख पाते हैं, मगर पाकिस्तान के मामले में सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हुकूमतों से तवक्को करना ही जायज़ नहीं। हम देखते हैं और समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में ये हुनर होना ज़रूरी है, या सिर्फ सियासी हुनर से ही काम चल सकता है? सियासी हुनर से ही काम चल सकता है अपना। देखें, इसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी सीखना है, सियासी लोगों को भी सीखना है। इसमें जैसे मैंने कहा ना कि ये कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर।
आखिर में कामरान बुखारी साहब, कैसे आप सम अप करेंगे सारी सूरत हाल को साउथ एशिया के हवाले से और सेंट्रल एशिया के हवाले से, और जो रिश्ते हैं साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के चीन, रूस और अमेरिका के साथ, इसको अगर क्विकली अगर आप सम अप करना चाहें 2022 में आप कैसे देखते हैं? देखिए, आई थिंक यूरेशिया जो है उसको देखने की जरूरत होगी। अफगानिस्तान तो यूरेशिया के एक जुनूबी हिस्से में है, वहां तो हालात खराब हो ही रहे हैं, उसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। अब काजाख्स्तान में भी कुछ हालात खराब हो रहे हैं, रूस और के साथ जो है कशीदगी है, चीन के साथ कशीदगी है अमेरिका की। तो ये जो खित्ता है यूरेशिया का और बिलखसूस सेंट्रल एशिया का, यहाँ पे जो है टर्की भी खेलेगा, ईरान भी खेलेगा, इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ हॉट प्लेस। इसको 2022 में देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर आपसे बातचीत होगी और हम 2022 में मुसलसल एनालाइज करते रहेंगे जो जो डेवलपमेंट हमारे से मुतल्लिका डेवलप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे कामरान बुखारी साहब की। टैग टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें पेट्रॉन के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए या आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह के डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करते रहें। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.